वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका वेलकम है आज के नए टॉपिक में, जो कि हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 के अंदर हमने जो चीज़ें पहले पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होती क्या है और इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करनी चाहिए। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं बेटा इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी कि निवेश करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस हम कौन कौन से लेंगे ताकि हम इन्वेस्ट करते टाइम कोई भी हमारे साथ चीटिंग ना हो, कोई भी हमारे साथ धोखा ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या सुनिश्चित करना चाहिए, उसके लिए हमारे पास टोटल मिला के 11 पॉइंट्स हैं। हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं आपके साथ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा बेटा यहाँ पे, ऐसे दस्तावेजों को पढ़ें और समझें। कैसे दस्तावेजों को पढ़ें? जो आप इन्वेस्टमेंट कहीं पे करोगे, मान लो आप सीधी सीधी बातें करते हैं, इंडिया में फेवरेट इन्वेस्टमेंट का टॉपिक होता है गोल्ड। ठीक है, मान लो आप कहीं पे गोल्ड खरीदने जाते हो, आपने गोल्ड खरीदा, गोल्ड खरीदने के बाद आपको क्या मिलेगा? उसका बिल मिलेगा, मिलेगा ना। तो बिल क्या है हमारे लिए? हमारे लिए क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। बिल क्या है? एक हमारे लिए बिल है, हमारे लिए क्या? डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब उस बिल के अकॉर्डिंग ही आपका जो गोल्ड है उसकी वैल्यू डिसाइड होगी। अभी तो आपको पता है कि आपने कितने का गोल्ड खरीदा है। मान लो आपने 100 रुपीज का गोल्ड खरीदा, ठीक है, लेकिन उस बिल के अंदर जो लिखा हुआ है, बिल के अंदर लिखा हुआ है कि 80 रुपीज का गोल्ड है, प्लस में 20 रुपीज का टैक्स है। तो गोल्ड की वैल्यू कितनी हुई? गोल्ड की वैल्यू तो 80 रुपीज हुई ना। गोल्ड की वैल्यू तो 80 हुई, 20 रुपए का तो टैक्स है। तो अब इन फ्यूचर जब आप गोल्ड को बेचने जाओगे तो आप मान लो 2 दिन के बाद आपको जरूरत पड़ी पैसों की, तो आप बेचने जाओगे तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मैंने 100 रुपए का गोल्ड खरीदा था, मुझे 100 रुपए चाहिए। आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि 80 रुपए का गोल्ड और 20 रुपए की टैक्स, 80 रुपीज का गोल्ड और 20 रुपीज का क्या है? टैक्स है जो आपने गोल्ड के ऊपर दिया है, या फिर मेकिंग चार्जेस हैं जो भी एक्स्ट्रा लगे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा क्या? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है समझ में आया? तो अब ये क्या बोल रहा है, इन्वेस्ट करते टाइम हमें डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब बेटा गोल्ड के अंदर तो हमें डॉक्यूमेंट बाद में मिलेगा, लेकिन अगर हम कहीं पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे हमें डॉक्यूमेंट पहले ही मिल जाता है। जैसे मैं इंश्योरेंस की अगर बात करूं तो इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, इंश्योरेंस के अंदर आपको डॉक्यूमेंट पहले दिया जाता है पढ़ने के लिए, आपके पास अवेलेबल होता है कि आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। उसके अंदर सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं। अब उस पॉइंट्स के अंदर आपको सारे पॉइंट्स पढ़ने चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए? क्योंकि वो पॉइंट्स आपकी इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बोल रहा है, आपको सबसे पहले ऐसे दस्तावेजों को पढ़ें और समझें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा है निवेश को सही होने की जांच करें। अब दूसरा पॉइंट है निवेश की सही होने की जांच करें। पढ़ लिया हमने, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब पढ़ने के बाद आपको उसके अंदर मान लीजिए लिखा हुआ है, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उसके अंदर लिखा हुआ है कि 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, तो क्या 21 दिन में पैसा डबल हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको उसी टाइम पे डाउट आपके माइंड में क्रिएट हो जाना चाहिए कि जो ये बोल रहा है कि 21 दिन में पैसा डबल, कि ये क्या सही में डबल है भी नहीं, या मुझे पागल बनाया जा रहा है। तो फिर आप उसकी क्या करोगे? जांच करोगे, चेक करोगे कि जिसके पास आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो क्या है, वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं है, वो कहीं से सरकार से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा था, ये सब चीजें आप पता लगाओगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, निवेश से संबंधित लागत तथा लाभ का पता लगाएं। अब लागत और लाभ का एग्जांपल हम अपने इसी एग्जांपल से ले लेते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किया गोल्ड के अंदर, कितने रुपए दिए? 100 रुपीज दिए। ठीक है, 100 रुपीज तो आपने दे दिए, लेकिन अब लागत क्या है? 20 रुपए हमारा क्या है? लागत है। यानी कि जो टैक्स आप दे रहे हो ये आपकी लागत है। और इन्वेस्टमेंट कितने की हुई? 80 रुपए की हुई। अब
गोल्ड की इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, 20 रुपए का टैक्स दिया और 80 रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, टोटल रुपीज आपने दिए 100। अब लाभ क्या होगा? अब मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि आने वाले समय में गोल्ड का दाम बढ़ेगा। अभी 100 रुपए का 1 किलो मिलता है, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं बेटा, 100 रुपए का 1 किलो गोल्ड कहीं नहीं मिलता है। मान लीजिए 100 रुपीज का भी 1 किलो मिलता है और आने वाले टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो 200 रुपए का 1 किलो मिलेगा। ठीक है, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? अपना लागत और लाभ का पता लगाओगे, कितने रुपए आपने अभी दिए और कितना आपको फायदा होगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसी ही इन्वेस्टमेंट में निवेश करना चाहिए जिसमें आपको फायदा होने के संभावनाएं ज्यादा हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा निवेश के जोखिम प्रतिफल रूपरेखा का मूल्यांकन करें। अब निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट को आप अगर ध्यान से पढ़ें या फिर ध्यान से अगर आप देखें तो कहीं पे भी अगर आप पैसा कमाएंगे तो रिस्क हमेशा साथ में आता है। हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट और रिस्क हमेशा साथ साथ चलते हैं। एक एग्जाम्पल होता है, एक कहावत है हमारी। क्या कहावत है? एग्जाम्पल नहीं बेटा, कहावत है हमारी। कहावत क्या है? हायर द प्रॉफिट हाई द रिस्क। जितना ज्यादा रिस्क उठाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। ठीक है, इससे इसलिए कहा जाता है, इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट में आप लोगों ने सुना होगा कि हर समय उसका भाव बदलता रहता है, या फिर आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में जो भी जाता है उसका पैसा डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि वहां पे रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। यानी कि आपने जो पैसा लगाया वो अगले ही पल डबल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो हमें अपना निवेश के जो जोखिम और प्रतिफल हैं उनका आंकलन, मूल्यांकन करना पड़ता है। ठीक है, इतना समझ में आया? इसके बाद है बेटा निवेश के लिक्विडिटी और सुरक्षा पहलुओं को जाने। लिक्विडिटी और सुरक्षा पहलू मतलब, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है, यहाँ पे लिक्विडिटी को हम बोलते हैं बेटा इंग्लिश में लिक्विडिटी ही बोलते हैं, लेकिन इसका जो मतलब होता है, मतलब होता है तरलता। अगर हम हिंदी में बात करें तो तरलता का मतलब क्या होता है कि आपने जो पैसा निवेश किया उसको आप फिर से दोबारा से कितनी जल्दी कैश में बदल सकते हो। मान लो अगर मैं अपने पैसों से एक प्रॉपर्टी खरीद लूं, एक बिल्डिंग खरीद लूं। क्या खरीद लूं? बिल्डिंग। ठीक है, एक मैंने बिल्डिंग खरीदी, या फिर मैं अपने पैसों से क्या खरीद लूं? गोल्ड खरीद लूं। अब मुझे मान लीजिए आज की डेट में पैसे की जरूरत है, तो आज की डेट में अगर मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई एकदम से, तो मेरे लिए कौन सा ज्यादा तरल है? मेरे लिए बेटा गोल्ड ज्यादा तरल है, क्योंकि गोल्ड को मैं जाके मार्केट में फटाफट बेच सकता हूँ, लेकिन बिल्डिंग को बेचने में मुझे क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो इसलिए हम उसकी निवेश के लिक्विडिटी और सुरक्षा पहलुओं को जाने, उसकी तरलता और सुरक्षा पहलू की कितना ज्यादा सेफ कौन सा है उसको भी हम जानना पड़ेगा। इसके बाद है अगला पॉइंट हमारा, सुनिश्चित करें कि क्या यह आपके विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयुक्त है या नहीं है। अब उद्देश्य के लिए उपयुक्त है या नहीं है, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? इसको सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले, कल हमने एक एग्जांपल लिया था कि 12वीं क्लास के बाद, कब? 12वीं कक्षा के बाद हमें क्या चाहिए थी? एक बाइक चाहिए थी। 12th क्लास के बाद मुझे क्या चाहिए थी? बाइक चाहिए थी। ठीक है, बाइक चाहिए थी कितने की? 50,000 की। तो अब 50,000 रुपये मुझे चाहिए, तो और मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अभी मान लो मेरे पास हैं कितने? 10,000 रुपये अभी मेरे पास हैं, और मुझे चाहिए कितने? 50,000। कितने टाइम है मेरे पास? अभी 10वीं में हूँ, 2 साल है। 2 साल है, 2 साल में मुझे 10,000 से 50,000 बनाने हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि 10,000 जाएंगे, अगले साल भी कुछ पैसा और इन्वेस्ट करूंगा। मान लो मैंने 10,000 रुपये अगले साल और निवेश कर दिया, टोटल मैंने कितना निवेश कर दिया? 20,000। अब 20,000 रुपये मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मेरे पास है गोल्ड खरीद लूं, दूसरा ऑप्शन है शेयर्स ले लूं, तीसरा ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, गोल्ड, शेयर, बैंक में जमा करा दूं। ठीक है, ये हम 3 लेके चलते हैं। अब गोल्ड के अंदर मान लो मुझे रिटर्न मिल रहा है और उससे मेरा पैसा हो जाएगा 45,000। तो क्या मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ? नहीं हुआ।
बैंक से अगर हम बात करें तो बैंक से मेरा जो पैसा हो जाएगा वो हो जाएगा 30,000। अभी भी मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। लेकिन शेयर से मेरा जो पैसा है वो हो जाएगा 60,000। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा उद्देश्य कितने का था, मेरा उद्देश्य था बेटा यहाँ पे कितने रुपए कमाने का, कितने रुपए चाहिए थे मुझे बाइक खरीदने के लिए, 50,000 रुपये चाहिए थी। तो वो कहाँ पे पूरा होगा, वो यहाँ पे पूरा होगा शेयर्स में। ठीक है। यानी कि मैं शेयर्स खरीदूंगा तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे 50,000 रुपये रिटर्न दे देगी। तो सुनिश्चित करना है क्या कि वो आपके उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो। समझ में आया इतना। इस विवरण की तुलना अन्य उपलब्ध निवेश अवसरों से करें। मतलब कि जो अभी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे आपने सोचा था कि मैं गोल्ड खरीदूंगा, तो अगर आप डायरेक्टली गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर देते तो आपका क्या होता, 45 में मिलते और आपका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपने जो विवरण उपलब्ध हैं, जो आपके पास संसाधन उपलब्ध है निवेश करने की, उनकी तुलना दूसरे संसाधनों से भी करनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने तुलना की, किसकी तुलना की, गोल्ड की। गोल्ड की तुलना किससे की, गोल्ड की तुलना आपने की शेयर से और बैंक से। जब आपने तुलना की तभी तो आपको पता चला कि शेयर में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। तो जितने भी उपलब्ध अवसर होते हैं उनके साथ उनकी तुलना करनी चाहिए। जांच करें कि क्या यह आपके द्वारा विचार किए जा रहे या आपके द्वारा विचार किए गए अन्य निवेश योजना से मेल खा रहा है। इसके बाद आपको क्या जांच करना है कि आप जो सोच रहे हो, ठीक है, या फिर आपने मान लो ये 3 ऑप्शन चूज किए, इन तीनों के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है। क्या ऑप्शन है, बिल्डिंग। ठीक है। अब आप इन चारों को ध्यान में रखते हुए सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि मेरे को जो ऊपर के हमने पॉइंट्स पढ़े उन सब में सेटिस्फाई कौन सा पॉइंट कर रहा है, मतलब किस में रिस्क भी कम है ना, प्रॉफिट भी ज्यादा है, उसकी तरलता भी ज्यादा है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन जो आपके काम आ सकता है आप उसको चूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, सिर्फ किसी प्राधिकृत मध्यस्थ के माध्यम से ही बर्ताव करें। मतलब प्राधिकृत मध्यम मतलब कि रजिस्टर्ड मीडिएटर या फिर ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी। क्या बोलते हैं इसको, ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी। यहाँ पे इंग्लिश में आपका लिख देता हूं मैं, ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी। ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी के माध्यम से ही हम उसको डील करें। मतलब कि बेटा साफ साफ देखने को मिलता है कि आपने कहीं पे, मान लीजिए आप मुझे जानते नहीं हो, ठीक है, आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपसे बोलूं कि सर मुझे 20,000 रुपये की जरूरत है, आप मुझे 20,000 रुपये दो, मैं आपको 2 महीने के बाद 40,000 रुपये दे दूंगा। आप मुझे जानते ही नहीं हो, तो उस केस के अंदर क्या आप मुझे 20,000 रुपये दोगे? बाकायदा मैं आपको प्रॉफिट अच्छा दे रहा हूँ, डबल पैसा दे रहा हूँ 2 महीने के बाद, तो क्या आप मुझे पैसा दोगे? नहीं देना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपको रिस्क है। किस चीज का रिस्क है? कि मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा तो। लेकिन अब आप अपने क्लास टीचर को जानते हो, आप अपने एफएम के सब्जेक्ट के टीचर को जानते हो और वो टीचर मुझे जानता है, ठीक है। तो उस केस के अंदर अगर मैं आपके एफएम के टीचर के थ्रू आपसे पैसा मांगू कि मुझे सर पैसा दिला दो अपने स्टूडेंट से, तो आप क्या करोगे? आप अपने टीचर पे भरोसा करके आप अपने टीचर को बोलोगे सर मैं तो आपको दे रहा हूँ और आप जिसको दोगे आप दे दीजिए, मुझे आपसे पैसे लेने का मतलब है। यानी कि क्या होगा, ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी हो गया एक तरीके से, जिसको आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑथोराइज का मतलब बेटा क्या है? ऑथोराइज का मतलब है कि सरकार से मान्यता प्राप्त, या फिर जिस भी काम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो बैंक हमारा आरबीआई से मान्यता प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसे बैंकों में हम निवेश करना चाहिए जो कि ऑथोराइज्ड हो, मान्यता प्राप्त हो, प्राधिकृत हो। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट है, मध्यस्थ और निवेश के बारे में सभी स्पष्टीकरण की खोज करें। मध्यस्थ और निवेश, मध्यस्थ कौन होता है हमारा? वही इंटरमीडियरी, उसके बारे में, और निवेश, निवेश मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में सभी स्पष्टीकरण की खोज करें। स्पष्टीकरण मतलब क्लैरिफिकेशंस। स्पष्टीकरण क्या होता है? स्पष्टीकरण को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। स्पष्टीकरण होता है बेटा आपका क्लैरिफिकेशन, CLARIFICATION, क्लैरिफिकेशन, ठीक है। क्लैरिफिकेशन की खोज करें मतलब कि जो भी मध्यस्थ है, जो भी ऑथराइज्ड इंटरमीडिएट है उसके बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में आप क्लैरिफिकेशन ढूंढेंगे कि ये जो बोल रहा है ये क्या बोलना चाह रहा है। क्योंकि देखो जो इंश्योरेंस होती है हमारी, इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कहती कुछ हैं लेकिन उनका मतलब कुछ निकलता है।
तो आपको वो सारी बातें अच्छे से समझनी चाहिए पहले, उसके बाद ही इंश्योरेंस करवाना चाहिए, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको पूरी तरह से समझने के बाद ही करनी चाहिए। यदि कुछ गलत हो गया हो तो अपने उपलब्ध विकल्प से छानबीन करें और फिर संतुष्ट होने पर ही निवेश करें। इन्हें निवेश के 12 प्रमुख चरणों के नाम से जाना जाता है। अगर कुछ गलत हो गया हो, बेटा मान लीजिए कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, कुछ गलती हो गई तो आप क्या करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे कि क्या गलती हुई है मेरे से, कहाँ पे गलती हुई है, और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और ठीक हो जाने के बाद, संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाने के बाद ही आप उसमें दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद हम बात करते हैं ब्याज। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा, क्या बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट जो होता है, इन्वेस्टमेंट में हमें जो प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हमें क्या होता है, प्रॉफिट होने के इसको हम इस तरीके से समझते हैं। एक सेकेंड होल्ड कीजिए जरा। इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होने के हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं कि किस किस तरीके से हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो इसमें हम लिख लेते हैं, पहला क्या होगा, इंटरेस्ट मिल सकता है। इंटरेस्ट मिल सकता है अगर आपने कहीं पे उसको इन्वेस्ट किया है तो। दूसरा, वैल्यू एडिशन हो सकता है, या फिर जो उसकी वैल्यू है, वैल्यू में एडिशन हो सकता है। यानी कि आपने 100 रुपये लगाए थे, आज उसकी मार्केट रेट हो गया 200 रुपये, तो वैल्यू एडिशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। और क्या हो सकता है इसके अलावा एक्सेट्रा लिख लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स जो हमारे अभी माइंड में नहीं आ रहे। तो यहाँ पे हम बात करें अगर इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट होता क्या है, हमें ये पढ़ना है। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, ब्याज। इंटरेस्ट से क्या तात्पर्य है। तो ब्याज होता क्या है बेटा, आपने सबने सुना होगा घर पे कि मुझे ब्याज पे पैसे मिल रहे हैं, या मुझे ब्याज पे पैसा देना है, या फिर बैंक मुझे ब्याज देता है। तो ये ब्याज होता क्या है, क्या किसी सब्जी का नाम है? नहीं। ब्याज क्या होता है, जब हम धन उधार लेते हैं तो इससे इस धन के उपयोग के बदले में भुगतान की आशा की जाती है। मतलब आप किसी से कोई भी चीज उधार लोगे, ठीक है, तो वो क्या चाहेगा कि मैं अपनी चीज इस्तेमाल करने के लिए किसी को दे रहा हूं, तो मुझे भी कुछ उसके बदले में मिले। यही चाहते हैं सभी इंसान, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप धन की बात करते हो, जब आप मनी की बात करते हो, धन की बात करते हो, तो जब आप किसी को देते हो उधार, तो उधार दोगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, जब आप उधार दोगे अपना धन, तो उसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पैसे जो देने पड़ेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। इसे ब्याज कहा जाता है। ब्याज वह राशि है जो कर्जदाता के धन के प्रयोग के बदले में उधार लेने वालों से वसूला जाता है। देखो, कोई भी इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, यहाँ पे दो लोग होते हैं। कौन कौन से दो लोग होते हैं, एक ये हो गया, मान लीजिए हमारा एक ये हो गया, इसको हम बोलते हैं ए और इसको हम बोलते हैं बी, ठीक है। ये लोन देगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रोवाइडर, ठीक है। और ये लोन रिसीव करेगा, यानी कि इसको रिसीवर। ये इसको यहाँ पे लोन भी लिख लेते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं लोन प्रोवाइडर और लोन रिसीवर। लोन प्रोवाइडर कौन है हमारा, मिस्टर ए। अब मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर बी को पैसे देगा। कितने रुपए दिए, 100 रुपीज का लोन दिया। कितने दिन के लिए, मान लो 2 साल के लिए इसको 100 रुपीज का लोन दिया। तो अब इस 100 रुपीज के लोन के बदले जब इससे वापस पैसा मांगेगा, ये जब ये रिटर्न करेगा, तो क्या 100 ही रिटर्न करेगा? रिटर्न कितने करने चाहिए, 100 करने चाहिए, या फिर 100 से ज्यादा 120 करने चाहिए, या फिर 140 करने चाहिए, या फिर 90 करने चाहिए? आप बताइए ये बात मुझे। देखिए, अगर ये 100 के बदले 100 ही वापस करेगा तो इसको तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना, क्योंकि 100 रुपीज 2 साल तक इसने इस्तेमाल ही नहीं करे। यानी कि 100 के बदले 100 तो ये नहीं लेगा। कम तो क्यों लेगा भाई, 100 रुपए दिए तो कोई 90 वापस करे तो आप कैसे मानोगे? हाँ, 120 और 140 को एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसने बी जो है हमारा, बी ने ए के जो 100 रुपए हैं वो कितने साल तक,
2 साल तक इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो 2 साल तक इसने हमारे पैसे इस्तेमाल किए हैं, किसने, इसने। तो उसके बदले में कुछ हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे। जो ये एक्स्ट्रा कितना 100 + 20, ये जो 20 एक्स्ट्रा मिला है, 20 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ आपको। ब्याज सामान्यतः शेष मूलधन के प्रतिशत के रूप में अंकलित की जाती है। अब जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारा किसके, प्रतिशत के रूप में, यानी कि परसेंटेज के रूप में ही निकाला जाता है बेसिकली। तो प्रतिशत अगर हम निकालें, 100 के बदले हमें कितना मिल रहा है, 120, तो 20/100 गुना 100 कितना हो गया, 20% हो गया, ठीक है। यानी कि हमें 2 साल में 20% का फायदा मिला, ठीक है। कर्ज की अवधि पर प्रतिशत दर निश्चित की जाती है, या यह कर्ज की अवधि के आधार पर परिवर्तनीय हो सकता है। कर्ज की अवधि यानी कि कितने साल के लिए आपने पैसा दिया, उसके ऊपर हम पहले ही, जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं, किसी से उधार लेते हैं, तो पहले ही निर्धारित कर लेते हैं कि हमें कितना प्रतिशत ब्याज देना है, और उसी के आधार पर ही हम क्या करते हैं, अपना जो पैसा है उसको उधार देते हैं और उससे हम ब्याज लेते हैं। इतना समझ आया। अब ब्याज दर निर्धारित करने के कारक, अगला पॉइंट है हमारा, ब्याज दर निर्धारित करने के कारक। हमने जो ब्याज दर निर्धारित की है, लोन देने से पहले, कर्जा देने से पहले, उसको हम कैसे निर्धारित करते हैं। ये तो बेटा हम नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन बैंक हमारे किस तरीके से उसको निर्धारित करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। जब हम ब्याज दर के बारे में बात करते हैं, तो ब्याज दर भी कई प्रकार के होते हैं। दर जो बैंक अपने जमाकर्ताओं को देती है, दर जिस पर वह अपने जमाकर्ताओं को कर्ज देती है, दर जिस पर सरकार बॉन्ड या सरकारी सिक्योरिटीज बाजार में उधार देती हैं, अल्प बचत योजना जैसे NSC, PPF, निवेशकों को प्रदत्त दर, दर जिस पर कंपनी सावधि जमा जारी करती है। ये सारे अलग अलग तरीके के ब्याज के दर हैं। जैसे एक दर कौन सी होती है ब्याज की, जो बैंक अपने जमाकर्ताओं को देती है। आपका बैंक में अकाउंट है, आपको जो ब्याज बैंक दे रहा है, एक दर वो होगी, ठीक है। दर जिस पर वह अपने कर्जदाताओं को कर्ज देती है, आपने बैंक से लोन लिया, आपको जो ब्याज का दर आपको चुकाना पड़ रहा है बैंक को, वो एक अलग दर होगी। दर जिस पर सरकारी बॉन्ड या सरकारी सिक्योरिटीज बाजार में उधार दी जाती हैं, सरकार भी अपने कुछ सिक्योरिटीज या बॉन्ड बाजार में उपलब्ध कराती है, उस पर भी सरकार हमें ब्याज देती है, तो एक वो दर होगी। अल्प बचत योजना जैसे कि NSC, PPF निवेशकों को ब्याज उपलब्ध कराती है, तो उसकी दर अलग होती है। ये सब हमारी दरें होती है। इन ब्याज दरों को निर्धारित करने वाले कारक अधिकांशतः अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं, सामान्यतः मैक्रो अर्थशास्त्री कारक के नाम से जाना जाता है। अब ये कौन कौन से कारक होते हैं, कैसे, किससे संबंधित होते हैं, ये संबंधित होते हैं बेटा अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारी इकोनॉमिक्स से। अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आप 11th क्लास में अगर कॉमर्स या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट लोगे, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा, वहां पे आप ये सब इसके बारे में पढ़ोगे। अब इसके अंदर क्या है, धन की मांग, कितनी मांग है, सरकारी उधार का स्तर कितना है, धन की आपूर्ति कितनी, इन्फ्लेशन दर कितनी, इन्फ्लेशन दर मतलब महंगाई दर, आपने कल पढ़ा था। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार नीति जो उपयुक्त वर्णित कुछ चलों का निर्धारित करती है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे क्या करते हैं, ब्याज दर को निर्धारित करते हैं। यानी कि धन की मांग मतलब कितना मांग है धन की, कितने लोग लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सरकार उधारी स्तर, सरकार के पास कितना लोन पेंडिंग है, सरकार को कितना पैसा उधार चुकाना है अपना, धन की आपूर्ति कितनी हो रही है, इन्फ्लेशन दर, महंगाई दर कितनी है, सारे पॉइंट्स हमारे कंसीडर किए जाते हैं किसमें, ब्याज दर को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा आपको। आज हम यहीं पे इसको क्लोज करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर निवेश के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्प कौन कौन से हमारे पास, हम कहाँ कहाँ पे निवेश कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखा था, यानी कि गोल्ड, ये बैंक और शेयर्स, बिल्डिंग्स, ये सब हमने पढ़ा था आज। तो इसको हम और अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं निवेश करने के लिए। तब तक के लिए आप इसी को रिवाइज करें। मेरी पुरानी वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें हमने स्टार्टिंग का टॉपिक पढ़ा था इसी चैप्टर का, और आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स।